हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम मिक्स ग्रामर के 20 एमसीक्यूज को करने जा रहे हैं। अर्थात ये आज का ये सेशन जो है मिक्स ग्रामर के एमसीक्यू से जुड़ा हुआ सेट नंबर 3 है। चलिए आप अपना स्कोर जरूर अंत में शेयर कीजिएगा कि आपने टोटल कितने अंक अर्जित किए हैं। चलिए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको उस सेंटेंस को ढूंढना है जो ग्रामेटिकली सही है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की ओर चलें तो यहाँ कहता है कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि ये चारों के चारों जो सेंटेंस है आपके कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, एक क्लॉज आपका कंडीशन उत्पन्न करता है, उसमें कोई कंडीशन दिया जाता है और दूसरे क्लॉज में आप देखेंगे उससे जुड़े हुए रिजल्ट की बात की जाती है। क्लियर है। अब देखेंगे अनलेस जो होता है, इसको आप समझें कि अनलेस जो होता है इफ और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। यूं कह सकते हैं कि इफ नॉट इज इक्वल टू अनलेस। क्लियर है। अब देखेंगे अगर मैं बता रहा हूं कि इफ नॉट इज इक्वल टू अनलेस, तो अनलेस के साथ हम नॉट जो है क्या मानेंगे, सुपरफ्लुअस मानेंगे। अर्थात देखेंगे पहले ऑप्शन में आप अनलेस में निगेटिव वर्ड, अनलेस ऑलरेडी अपने आप में निगेटिविटी को एक्सप्रेस करता है, तो नॉट इसके साथ नहीं आएगा। अर्थात पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे में भी सेम सिचुएशन है, अनलेस के साथ आप देख रहे हैं नॉट का प्रयोग है, ये भी आपका खत्म हो गया। अब थर्ड ऑप्शन की ओर जब चलते हैं तो कहता है अनलेस यू वर्क नॉट हार्ड। कहता है अनलेस यू वर्क नॉट हार्ड, फिर आपको नॉट दिख रहा है, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब चौथा तो हमें सही होना ही चाहिए और चौथा तो अब सही होना ही चाहिए। तो देखेंगे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये हमारा सही है। अब कहेंगे कि यदि हम इफ नॉट का प्रयोग न करें तो अनलेस के साथ हम कैसे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, उसका हम ऐसे कर सकते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड और आगे हो जाएगा क्या, यू विल फेल। कहता है कि यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं या करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है यहां पे आपको क्या करना है, एक आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए एंड द या नो आर्टिकल मींस इनमें से किसी का प्रयोग नहीं होना है। सेंटेंस हमारा है ही गोज टू डैश स्कूल। चलिए कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि जैसे वर्ड्स है हमारे, स्कूल हो गया आपका, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी हो गया हमारा, ठीक है, कॉलेज हो गया हमारा, हॉस्पिटल हो गया। गौर से इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जेल हो गया या प्रिजन बोल दो, इसी तरह से टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, ईटीसी। ये सब अगर अपने मौलिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अर्थात स्कूल का काम है पढ़ने पढ़ाने से, यूनिवर्सिटी सेम, कॉलेज सेम, हॉस्पिटल का काम है इलाज से, ठीक है ना। जेल का काम है क्या, ये कैदियों को रखता है जिनको सजा मिली है, प्रिजन वही चीज हो गया। टेम्पल में हम पूजा अर्चना करने जाते हैं। इस अर्थ में इनके साथ हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इससे इतर कोई आप दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन आप उसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां सेंटेंस में कहा जाता है कि वह विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है इट मींस यहाँ पे इंडिफिनिट टेंस में इसको फॉर्मुलेट किया गया है। इट मींस कि उसका वहां जाना रेगुलर है, ठीक है ना। इट मींस कि वहां जाकर के या तो पढ़ता है या पढ़ाता है। टीचर है तो पढ़ाता है और विद्यार्थी है, स्टूडेंट है तो पढ़ता है। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप उस स्कूल को एक बिल्डिंग के रूप में दिखा रहे हैं तब आप क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, देयर इज ए स्कूल। अब उसके साथ आप आर्टिकल लगा सकते हैं, या यूं कहें कि कोई स्कूल किसी से मिलने जाता है, विजिट कर रहा है, नॉट विद द पर्पस ऑफ टीचिंग और स्टडिंग। इन दैट केस क्या कर सकते हैं, उसके साथ आप आर्टिकल लगा सकते हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन ढूंढना है। क्लियर है। तो इनडायरेक्ट नरेशन जब भी हम बनाते हैं तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग स्पीच है, इन दोनों में आपको सन और 1 2 3 देखना पड़ेगा। कहता है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में कोई चेंज
नहीं होता है। और दूसरी बात, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, पास्ट का है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बैक शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला आएगा। क्लियर है। अब देखेंगे ही सेड तो रहेगा, देखिए यहां पे सेज आपने टेंस ही बदल दिया है, टेंस तो बदलना नहीं है आपको। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, रूप को बदलते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस और मीनिंग। मीनिंग नहीं चेंज करनी है आपको, मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ आप रूप को बदल देते हैं, उसके फॉर्म को बदल देते हैं। क्लियर है। तो हो जाएगा ही सेड दैट, देखेंगे दैट यहां भी है, चारों में है ऑप्शन में, हालांकि तीसरा तो हमारा छट चुका है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, अर्थात ये थर्ड पर्सन में बदल जाएगा, ही के अनुसार हो जाएगा, अर्थात दैट ही, देखेंगे यहां ही है, ऑप्शन नंबर 2 छट गया हमारा। ठीक है ना। अब देखेंगे 2, अब है क्या, कहता है आई के बाद हमारा दिख रहा है कौन, वर्ब यहाँ हैव है, हैव हमारा प्रेजेंट में, इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ हैड। अब देखेंगे यहाँ पे हैज का प्रयोग है, ये भी छट गया हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं हैड है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉडल। अब आपको यहां जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मॉडल वर्ब्स के, इसमें से आपको उस मॉडल वर्ब को चुनना है जो इस सेंटेंस में फिट बैठ करके कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे। क्लियर है। अब देखेंगे ये, अगर देखेंगे हम, ये लास्ट में कह सकते हैं कि आपका ये आइडेंटिफिकेशन का एक क्या हो जाएगा, जरिया हो जाएगा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। एक तो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, दूसरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, में से शुरू होते हैं, जहां पे आप ब्लेसिंग दर्शाते हो, कर्स दिखाते हो, विश दिखाते हो, समझ में आ रही बात। उस स्थिति में यहां पे क्या करते हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम मॉडल वर्ब में का प्रयोग करते हैं। अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे किसी का भी प्रयोग करेंगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने के लिए हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं, जो कि यहां है नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही नोज मी। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको इसको करेक्टली पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे बेसिक चीज है क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह को चेंज कर देते हैं। इन दैट प्रोसेस क्या होता है, वो अपना केस भी बदलते हैं। ही सब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आने पे ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के जगह पे आने पर सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। नोज हमारा वर्ब का 5th फॉर्म है, अर्थात इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब के 5th फॉर्म के लिए क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में इज या एम या आर प्लस V3 बदल देते हैं इसे। अब देखेंगे नए सब्जेक्ट के अनुसार हमको क्या लगाना, एम, आई अपने साथ एम लगाता है, आई अपने साथ एम लेता है, और वर्ब के 3rd फॉर्म, ये जो हमारा 5th फॉर्म है, इसको क्या कर देते हैं, 3rd में बदल देते हैं, नोन। अब देखिए यहां पे क्या दिक्कत है, हम आप नॉर्मली क्या करते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका अपना चॉइस होता है प्रीपोजिशन को लेने में। क्लियर है। इन दैट केस क्या होता है, नोन जो है या नो जो है अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे आप, तो इजी क्वेश्चन भी आप गलत करके आएंगे और उसी से सिलेक्शन आपका छूटेगा। क्लियर है। तो इन चीजों को माइंड करना है, माइंड क्या करना, प्रैक्टिस करते रहेंगे, इससे आपको मास्टरी आ जाएगी उस चीज पे। क्लियर है। अब देखेंगे यहां बाय है, फिर देखेंगे यहां बाय है। अब देखो यहां पे क्या है, हमारा वर्ब का 2nd फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, और हमारा इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इस स्थिति के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखेंगे ये भी हमारा क्या, वर्ब का 1st फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आता है, और ये वर्ब का 3rd फॉर्म है, क्योंकि बी प्लस V3 ये पैसिव की पहचान होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है इसमें से आपको किस चीज का चुनाव करना है, उस सेंटेंस का चुनाव करना है जो सही है। देखेंगे द पुलिस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एक ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका हो गया पुलिस, जैसे आपका हो गया पीपल, ठीक है, जैसे आपका हो गया कैटल, जैसे आपका हो गया पिजेंट्री, ठीक है ना, जैसे आपका हो गया कैवेलरी, जैसे आपका हो गया इन्फेंट्री,
सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारे हैं। इनका प्रयोग हम सदा सर्वदा एक प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पे पुलिस के साथ हमने क्या देखा, इज देखा, गलत है। यहाँ भी ये हैज है हमारा, ये भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना। अब देखो हैव भी है और आर भी है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। द पुलिस आर, पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, क्लियर है। अब देखेंगे आईएनजी अर्थात ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रेम हो रहा है, क्लियर है, अर्थात ये हमारा सही हो गया। कहेंगे कि सर ये क्यों नहीं है, देखो हैव के बाद हम क्या कर सकते हैं, हैज हैव या हैड के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। और यहां है क्या, आईएनजी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, अर्थात ये गलत है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसको इनकरेक्ट बना देता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यहां पे आपको खाली स्थान को भरना है, ठीक है ना। कहता है ही हैज बीन डैश अ सॉन्ग फॉर एन आवर। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया था हैज या हैव या हैड के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो क्या यहां भी थर्ड फॉर्म आएगा। देखेंगे सबसे पहली बात है, हैज आपको ये दिख रहा है और ये आपको बीन दिख रहा है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि हैज हैव या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद अगर आपको वर्ब का फॉर्म भरना है तो नॉर्मली क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और चूंकि हैज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में हैज या हैव के बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है, सदा सर्वदा वर्ब के चौथे रूप का, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह 1 घंटे से क्या है, गीत गा रहा है। हमेशा याद रखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप सिर्फ बताते हैं कि कोई एक्शन जारी है, उसमें आप टाइम के बारे में कोई मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आप टाइम मेंशन कर देते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर किस टेंस में होगा, फॉर्मुलेट, वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और चूंकि यहां पे देखेंगे फॉर एन आवर, ये आपका ड्यूरेशन को दर्शा रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और लास्ट में क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमेशा याद रखेंगे टेंस जहां पे यूज कर रहे हैं उससे पहले जो शब्द आएगा उसका फॉर्म आएगा। कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब का चौथा फॉर्म, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और मेरा वादा है कि वो आप इजीली समझ जाएंगे और बहुत ही बेनिफिशियल होगा साबित। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे ना नोमेनक्लेचर, मैं उसे टेंस में नोमेनक्लेचर आपको बता दूंगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है व्हिच इज द करेक्ट फॉर्म। यहां पे कहता है आपको एडजेक्टिव के अप्रोप्रिएट फॉर्म का प्रयोग करना है कि पॉजिटिव होगा, कॉम्परेटिव होगा या सुपरलेटिव होगा, क्लियर है। अब देखते हैं, कहता है कि दिस ग्राउंड इज डैश देन बिग। अब देखिए यहां पे क्या है, हम आप फंस जाएंगे क्या, देन जैसे ही देखेंगे तो हम यहां क्या कर देंगे, कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग कर देंगे, क्लीनर दिमाग में आ जाएगा। लेकिन ये है नहीं, कहिएगा कैसे, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। हम जब दो डिफरेंट चीजों के बीच तुलना करते हैं ना, वहां पे हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे क्या है, ट्विस्ट ये है, जब आप एक ही चीज के, कोई एक चीज है उसी के दो गुणों की तुलना जब करते हैं, उसी के दो क्वालिटीज की जब तुलना करते हैं, तो क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट हमारा जो एडजेक्टिव है ना उसके पहले हम लगा देते हैं मोर, और प्लस हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव डिग्री में ही होता है, हमेशा याद रखना इस बात को। तो देखेंगे कि क्या है पॉजिटिव डिग्री में, क्लीनर तो है नहीं, क्लीनेस सुपरलेटिव में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, कहते हैं इसका मतलब है दिस ग्राउंड इज मोर क्लीन देन बिग। मतलब इस ग्राउंड की बात की जा रही है कि भैया ये जितना ज्यादा बड़ा है ना उससे कहीं ज्यादा क्या है, साफ सुथरा है। मतलब ग्राउंड के दो क्वालिटीज के बीच तुलना हो रही है, एक ही पर्सन या थिंग के दो क्वालिटीज के बीच तुलना हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जो फर्स्ट गुण है जिसकी आप सुपीरियरिटी दिखा रहे हो उसके पहले मोर लगाते हैं और उसको पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं, फिर देन और फिर पॉजिटिव डिग्री जिससे उसकी तुलना हो रही है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये मजेदार लगा होगा, और ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द टेंस। आपको क्या करना है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, टेंस ढूंढना है। चलिए आ ही गया, देखते हैं क्या कैसे है। चलिए ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो जहां भी सेकेंड फॉर्म आया और अकेले आया, इसके आगे कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो उस स्थिति में पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। लेकिन आगे है तो चुपचाप बैठे रहेंगे, सबसे पहले लिख देंगे पास्ट,
ठीक है ना। अब देखिए परफेक्ट के लिए मैंने क्या बोला था, हैज या हैव या हैड प्लस V3, ये हमारा वर्ब का V3 है, तो हैड प्लस V3 तो क्या होगा, परफेक्ट बनेगा वो, तो हो गया पास्ट परफेक्ट। क्लियर है। अब देखिए फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब ये थर्ड फॉर्म है, अब कहेंगे हैव बीन प्लस V3, सर ये कैसे हो सकता है V3 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, B प्लस V3। अब क्या करेंगे, B प्लस V3, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है आपका पेसिव वॉइस का, पेसिव वॉइस का। और हम सब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में जितना आपके पास वर्ब है ना, पेसिव में क्या होता है, एक बढ़ जाता है। क्लियर है। तो अब क्या हो गया हमारा, ये बी का फॉर्म है और V3 है, पेसिव वॉइस में है, तो इसकी बात ही नहीं करनी है, एक्स्ट्रा हो गया हमारा। यहां पे क्या कर देना है हमको, टेंस लिख देना है, अर्थात क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है और ये आपका सही आंसर हो गया। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट हमारा है, एक सेंटेंस है आपका, समवन स्टोल माय पेन, और इसका क्या करना है आपको, क्वेश्चन टैग ढूंढना है कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। अब देखेंगे कोई ऐसा हमारा वर्ड जिसके अंत में वन, बॉडी और थिंग लगा हो, वो क्या होता है, हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। और ये स्वभाव से होते सिंगुलर है, लेकिन इनका एक जगह क्या है आपका एक्सेप्शन, क्या कि जब क्वेश्चन टैग में इनके लिए हम एक सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, दे का प्रयोग होता है। क्लियर है। चलिए और उसके बाद हम यहां ढूंढेंगे किस चीज को, यहां हम ढूंढेंगे एक ऑक्सिलियरी वर्ब को। ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट का होता है, और पास्ट इंडिफिनिट का हमारा जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड। अब देखेंगे कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होता है, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होता है। क्लियर है। अर्थात क्या हो जाएगा, डिड, और नॉट नहीं है तो डिडंट, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, अर्थात क्या हो जाएगा, डिडंट दे, इसका सही हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे कि किस में मौजूद है। चलिए सॉरी, यहां पे डिडंट होना चाहिए था, ऑप्शन आपका गलत है, पार्डन मी फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। आपका एक वर्ड लिखा हुआ है कमिटी, और कमिटी का आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। कमिटी का स्पेलिंग होता है COMMITTEE। अब ढूंढेंगे कि ये किस में है, डबल एम तो है लेकिन डबल टी नहीं है, इसमें एक एम है, डबल टी डबल ई है, ये भी खत्म हो गया, डबल एम है, आई है, डबल टी डबल ई, अर्थात ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है कि द न्यूज स्टार्टल्ड मी, इसका क्या करना है आपको, पेसिव बनाना है। ठीक है ना। और पेसिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, बी प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे दिख रहा है आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वॉज या वर प्लस V3, और V3 में क्या, ऑलरेडी स्टार्टल्ड का थर्ड फॉर्म भी स्टार्टल्ड ही होता है। अब आपको क्या करना है, वॉज या वर का प्रयोग करना है। यहां देखेंगे आप एम है, यहां पे देखेंगे आप वॉज है, और यहां पे भी वॉज देखेंगे। लेकिन क्या होता है पेसिव में कि सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है। और यहां हम क्या देख रहे हैं, आप यहां पे ऑप्शन नंबर सी में कि सब्जेक्ट का हमने जगह ही परिवर्तित नहीं किया है, अर्थात ये खत्म हो गया। और दूसरी बात कि स्टार्टल्ड जो है अपने साथ एट लेता है, ठीक है ना, बाय नहीं लेता है, तो इसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चट गया, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहां पे आपको क्या करना है, करेक्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग करना है कि कौन सा वर्ब फॉर्म यहां पे प्रयुक्त होगा। ही डैश टू टेम्पल एवरीडे, हमने आपको बताया था कि टेम्पल के साथ, चर्च के साथ, मॉस्क के साथ, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, इन सभी के साथ हम किसी भी तरह का प्रयोग नहीं करते हैं आर्टिकल का, यदि इनसे हम क्या है, फंडामेंटल पर्पस को अगर शो कर रहे हैं तो। देख रहे हैं, नहीं है ना। अब कहता है कि एवरीडे, एवरीडे का मतलब क्या है कि रूटीन की बात की जा रही है, रूटीन एक्शन की बात की जा रही है। इस स्थिति में क्या होता है कि सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रखते हैं। क्लियर है। ही के साथ गो वैसे भी नहीं आता है, ठीक है ना। अब ही इज गोइंग, यहां पे आप नहीं दिखा रहे हो कि एट द मोमेंट द एक्शन इज ऑन गोइंग, आगे चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। गोज आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं, वर्ब के पांचवें फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और हैज गोन आपका ये भी खत्म हो जाएगा, चूंकि परफेक्ट ये नहीं दिखा रहे हो कि कोई एक्शन खत्म हो गई है, रिसेंटली कंप्लीट हुई है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है फिल इन द ब्लैंक। यहां पे क्या करना है, आपको एक करेक्ट प्रीपोजिशन का चुनाव करना है।
सेंटेंस है ही प्रीफर्स कॉफी। प्रीफर का मतलब होता है किसी भी चीज को ज्यादा तवज्जो देना। यहां पे बात की जा रही है कॉफी की और टी की, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉफी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला ही प्रीफर्स कॉफी डैश टी, वो टी से ज्यादा कॉफी पसंद करता है, प्रीफर करता है। क्लियर है। अब देखेंगे कि यहाँ पे प्रीफर हो गया, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, ये सारे वर्ड्स अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं। ध्यान मत लगाइएगा इनके साथ, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आपको यहां पे जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाला हमारा जो वर्ड है उसमें किसका चुनाव करना है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि कोई ऐसा प्रोनाउन जो डूअर पे ही इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा समझो आप इसको। ही किल्ड हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा, ही किल्ड हिमसेल्फ में ये जो है डूअर है, मतलब एक्शन का परफॉर्मर है, एक्शन को करने वाला, इसने एक्शन किया, ठीक है ना। और करने वाला यही और भुगतने वाला भी यही, मारा तो मर ही खुद गया, मारता भी खुद है और मरता भी खुद है। इट मींस जो एक्शन का इफेक्ट जो रिफ्लेक्ट कर दे डूअर पे, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगे होते हैं, सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ्स। क्लियर है। अब देखेंगे जब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको प्रयोग करना है तो वो किसके अनुसार आना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार। दे के साथ देमसेल्व्स होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सेलेक्ट दी करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है, मैंने आपको बताया था। इसको ऐसे समझेंगे कि कुछ ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं। जैसे आप बात करते हैं शूज की, जैसे आप बात करते हैं सॉक्स की, जैसे आप बात करते हैं पिंसर्स की, ठीक है ना, जैसे आप बात करते हैं स्पेक्टिकल्स की, लंग्स की। अब मेरा कहने का मतलब जो है ना उसको समझिएगा, कोई ऐसा चीज जो जिसके दो भाग हों और दो भाग में से एक को हटा दिया ना तो पूरा का पूरा बेकार हो गया, अर्थात वो हमेशा प्लूरल में होगा। जैसे पैंट्स आप बोलते हो, पैंट्स में जो है ना, पैंट्स क्या है पता है आपको, पैंट्स जो हम यूज करते हैं, पैंट जिसको बोलते हो, ये पैंट्स होता है, पैंट शॉर्ट फॉर्म है किसका, पेंटालून्स का, ठीक है ना, पेंटालून्स का। इसी को आप लोग हम लोग क्या बोलते हैं, पतलून, याद रखिएगा आप, ध्यान होगा तो, ठीक है ना। चलिए, ये हमेशा क्या होते हैं, एक साथ प्रयुक्त होते हैं, एक के हटाने के बाद दूसरा बेकार हो जाएगा। इस स्थिति में ये प्लूरल के रूप में काम करते हैं। देखिए शूज प्लूरल है तो इज सिंगुलर है, गलत है। हैज भी सिंगुलर है, गलत है। अब देखेंगे माई शू, शू की बात करते हैं तो एक जूता, दूसरा नहीं। पेयर में जो दो है ना उस एक की बात कर रहे हो तो आर कैसे हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये मजेदार लगा होगा, पैंट्स वाला, पेंटालून्स वाला, पतलून वाला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है चूज द करेक्ट कॉम्पैरेटिव डिग्री। सॉरी, यहाँ कॉम्पैरेटिव डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना है। क्लियर है। अब देखेंगे ऑप्शन में हमारे इज, वॉज, आर और हैज बीन है। अब देखेंगे कि कौन सा यहां फिट बैठेगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम जो होता है ना, सब्जेक्ट का नाम जो होता है हमारा वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना। लेकिन कब, जब उसका हम प्रयोग करते हैं एक सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो मैंने बोला इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखेंगे यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। इस स्थिति में हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग में ला रहे हैं। लेकिन जब किसी भी सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट के नॉलेज की बात होगी तब वो प्लूरल हो जाएगा। और उस स्थिति में क्या करेंगे हम कि उस सब्जेक्ट के नाम के पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, माय, आवर, योर, हिज, हर, इस तरह के। क्लियर है। और उसके बाद हमारा वर्ब जो आएगा प्लूरल आएगा। आप देखेंगे सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये भी हमारा V5 है, सिंगुलर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तो ये स्थिति है। दूसरा है कि हम सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, उसके पहले हम आर्टिकल द लगा देंगे, अर्थात द इंग्लिश ऑफ रमन आर वेरी गुड। इसका मतलब है वहां पे रमन के नॉलेज की बात हो रही है, सब्जेक्ट के नॉलेज की बात हो रही है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये नया लगा होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, फिर यहां आपको क्या करना है, वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बी के बाद हम जब लुकिंग टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू,
ठीक है ना। इस स्थिति में क्या होता है, हमारा वर्ब का चौथा रूप अर्थात जिरंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, 2+V1 हम देखते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग कहां चले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए के पास चले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो रूल है हमारा लुक फॉरवर्ड टू, ये अपने साथ क्या लेता है, अपने साथ ये वर्ब का चौथा रूप लेता है। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानते हैं आप तो 99.99% चांस है कि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे आपको क्या करना है, रिमूवल ऑफ टू करना है, या रिमूव टू को हटाना है। और जब ही हम टू को हटाते हैं ना, उस स्थिति में क्या कर देते हैं, सो डॉट 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 दैट, इस पैटर्न का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और सो और दैट के बाद हम जो क्या करते हैं, बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जिस एडजेक्टिव का यहां टू के बाद प्रयोग किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सबसे पहली बात है टेंस का ख्याल रखना है। ये प्रेजेंट में है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रेजेंट में होना चाहिए। सारे के सारे प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज, इतना तक तो लिख दिया। अब इस टू को हटा करके सो का प्रयोग करेंगे, फिर टायर्ड रहेगा, फिर दैट लगेगा, सो टायर्ड दैट। यहां तक तो आपका सही है। फिर देखेंगे यहां पे ये चीज मिसिंग है, खत्म है। यहां पे देखो वेरी कहां से आ गया, ये खत्म है। फिर टू कहां से, इसको तो आपको हटाना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज सो टायर्ड दैट ही। अब कहेंगे सर ये ही कहां से आया, जैसे आपने क्लॉज जोड़ा तो इसका संबंध इससे होगा। ठीक है ना। और ये ऑलरेडी प्रोनाउन है तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे। यहीं पे अगर इसके जगह पे क्या लिखा होता, राम, ठीक है ना, या कोई दूसरा हमारा होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे किसका प्रयोग करते, प्रोनाउन का। तब हो जाता क्या, राम इज सो टायर्ड दैट ही आता। क्यों, क्योंकि इस नाउन के बदले हम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते। क्लियर है। चलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहां पे आपको किस चीज का चुनाव करना है, यहां पे एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। क्या हो जाएगा, डाई। डाई हमारा एक वर्ब है जिसके साथ हम जानते हैं ऑफ का भी प्रयोग होता है, फ्रॉम का भी होता है, इन का भी प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये सारे ऑप्शन तो यहां दिख रहे हैं, किसका चुनाव करें। ठहरिए मैं आपको बताता हूं। डाई के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं जब आपको यह दिखाना हो कि किसी की मृत्यु जो है ना नेग्लिजेंस के कारण हुआ है, मतलब किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसके ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उस स्थिति को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। डाई के साथ ऑफ का प्रयोग होता है जब आप यह दर्शाना चाहते हो कि किसी बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है, किसी डिजीज से मृत्यु हुई है, अर्थात यहां बीमारी का नाम दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन का प्रयोग करते हैं जब किसी घटना के दौरान किसी की मृत्यु हो गई, जैसे डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है ना, एक्सीडेंट में, इन बैटलफील्ड, इस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सेशन बेहद ही फ्रूटफुल लगा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।